नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी गद्य, उद्भव, विकास, उपन्यास, कहानी आदि विधाएं इसमें संकलित हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के तत्व। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कहानी के तत्वों पर चर्चा की। कहानी और उपन्यास के तत्व समान हैं, लेकिन उपन्यास और कहानी दोनों विधाएं अलग अलग हैं, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है। इसलिए उपन्यास के जो तत्व हैं सामान्यतः कहानी के तत्वों के समान हैं, लेकिन उनमें जिस प्रकार से कहानी और उपन्यास में आधारभूत अंतर है, दोनों विधाओं में स्वरूपगत अंतर है, इसी प्रकार से जो विभिन्न जो तत्व हैं उनके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के भी कुछ भिन्नताएं हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे उपन्यास के तत्व। कहानी के दौरान हमने देखा था कि उपन्यास और कहानी दोनों के समान तत्व हैं, इसलिए 6 तत्व उपन्यास के हैं। कथावस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन सभी तत्वों के आधार पर ही किसी भी उपन्यास की समीक्षा की जाती है, उसकी सफलता और असफलता का आकलन किया जाता है। इसलिए उपन्यास के तत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य में जब हम किसी भी विधा की समीक्षा करते हैं तो उसके कुछ निर्धारित मापदंड होते हैं जिनके आधार पर आलोचक उनका मूल्यांकन करता है, निरीक्षण और समीक्षण करता है और उसके बाद अपना निर्णय स्थापित करता है। तो इन तत्वों के आधार पर हम किसी भी उपन्यास के बारे में समीक्षा करके उसके सफलता और असफलता के बारे में हम पता कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी परीक्षाओं में भी उपन्यास की तात्विक समीक्षा करवाई जाती है। हालांकि उपन्यास एक वृहद आकार की विधा होती है, कहानी सूक्ष्म आकार की विधा होती है, इसलिए संपूर्ण तत्वों पर प्रश्न पूछा जा सकता है और विशेष रूप से जो तत्व होते हैं एक तत्व पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला जो तत्व है कथावस्तु, जिसको हम कथानक भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं। कथानक, कथावस्तु और वस्तु तीनों एक ही हैं और ये किसी भी कहानी और उपन्यास की मूल भूत आवश्यकता होती है, क्योंकि कथानक के बिना या किसी कथा के बिना उपन्यास लिखा जाना संभव नहीं है। क्योंकि संपूर्ण जो उपन्यास की जो कहानी है वो विभिन्न जो घटनाक्रमों को मिलकर के बनती है और उसके मूल केंद्र में एक घटना होती है जो प्रारंभ होकर के अपने उत्स तक पहुंचती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार लेखक उसको चुनता है और उसकी पहली आवश्यकता ये होती है कि जीवन के ऐसे मार्मिक और रोचक प्रसंगों, घटनाओं और परिस्थितियों का चयन करे जो रुचिकर और प्रेरणास्पद हो। यानी कि पहली विशेषता जो कथा वस्तु की निकल के आई कि जो विषय हो वो रोचक होना चाहिए, जिज्ञासाप्रद होना चाहिए, प्रेरणाप्रद होना चाहिए। यथार्थ जीवन से कथा वस्तु चुने जाने के कारण उपन्यासकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कपोल कल्पित न लगे तथा उसमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि। यानी कि जो कथा वस्तु होती है उपन्यास की वो प्रामाणिक होनी चाहिए, कपोल कल्पित नहीं होनी चाहिए और उसमें यथार्थ का पुट भी होना चाहिए। इसलिए जो उपन्यास के जो विभिन्न जो कथा वस्तु है उसके विभिन्न जो गुण हैं उनको अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि कहीं से भी अपन इतिहास से, पुराणों से, धार्मिक प्रसंगों से, सामान्य जीवन से, जनश्रुति से, कहीं से भी हम इनका चुनाव कर सकते हैं, विषय वस्तु को ले सकते हैं और मुख्यतः यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि ऐसी विषय को चुने कि जिसके माध्यम से समाज को एक सकारात्मक संदेश जा सके। इसलिए कथा वस्तु में 3 गुण मुख्य रूप से होने चाहिए: रोचकता, संभाव्यता और मौलिकता। गतिशीलता होनी चाहिए, उत्साहवर्धक होनी चाहिए। ये सारे गुण उसमें, रोचकता, कौतूहल पैदा करने वाला, मौलिक, गतिशील
संगठित, सुगठित, ये सारे के सारे जो गुण है, योग्यता है, वो कथा वस्तु के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एक श्रेष्ठ कथा वस्तु के रूप में उसको हम मान सकते हैं। दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, क्योंकि विधा के अंतर्गत पात्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन पात्रों के चरित्र चित्रण की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पात्र योजना भी उपन्यास की एक मूल शक्ति होती है, जिसके सहारे वो उस घटनाक्रम को आगे तक ले जाता है। क्योंकि उपन्यास के भीतर परिस्थितियों को धारण करने वाला पात्र कहलाता है, और पात्र जितने सजीव और यथार्थ जीवन से संबद्ध होंगे उपन्यास उतना ही आकर्षक होगा। अतः जहाँ तक संभव हो सके सभी पात्रों का सजीव चरित्र चित्रण होना चाहिए। यानी कि पात्र चरित्र चित्रण करते समय हमें या उसको उपन्यास को पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि ये पात्र हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस के, हमारे जीवन में संपर्क रखने वाले पात्र हैं। ऐसे जीवंत पात्रों की कल्पना उपन्यास में होनी चाहिए। पात्रों के कार्यों और विचारों का पाठक के मानस पटल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना चाहिए। उपन्यासकार की महानता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके पात्र कितने समय तक पाठक की स्मृति पटल पर अंकित रहें, प्रभाव डालें, जीवन में एक सही संदेश देने वाले सकारात्मक पात्र के रूप में हृदय में स्थापित हो सके। उसकी भावना को किस हद तक प्रभावित करते हैं वे पात्र जो देश काल की सीमा पार कर पाठकों के चित्त में स्थायी रूप से बस जाते हैं, जैसे अमर पात्र कहलाते हैं, जैसे हेमलेट, सूरदास, होरी। गोदान का जो होरी पात्र है वो बड़ा ही प्रसिद्ध पात्र है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है आपका बंटी, जो बंटी पात्र है बड़ा प्रसिद्ध पात्र है, जो आज के तलाकशुदा दंपति के बच्चों का एक प्रतिनिधित्व करता है। उपन्यासकार की महानता की एक कसौटी यह भी कि वह अपनी कृतियों में चरित्र को कितनी विविधता देश का है, उसके चरित्र चित्रण की सीमाएं क्या है, उसके पात्रों में कितना विस्तार और कितनी गहराई है। इस प्रकार उपन्यासकार की पात्र सृष्टि स्वाभाविक, यथार्थ, सजीव और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। यानी कि ये गुण उसमें होने चाहिए कि पात्र स्वाभाविक होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए, सजीव होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, कथा के अनुरूप होने चाहिए और देश काल के अनुरूप होने चाहिए। पात्र योजना में हम देखें तो स्त्री पात्र, पुरुष पात्र होते हैं। इसी के अलावा उपन्यास में प्रमुख पात्र और गौण पात्र होते हैं। एक प्रमुख नायक होता है जो उपन्यास का मुख्य पात्र होता है। चरित्र चित्रण में उपन्यासकार उस प्रभाव को ही अंकित नहीं करता जो बाह्य परिस्थितियों के द्वारा पात्रों पर पड़ता है, प्रत्युत वह पात्रों के अंतर्द्वंद का भी चित्रण करता है। आज तक उपन्यास में इस प्रकार के अंतर्द्वंद को ही महत्व दिया जाता है। उपन्यास में चरित्रों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे वर्गगत और व्यक्तिगत पात्र। उदाहरण के लिए गोदान में राय साहब और अज्ञे का शेखर वर्गगत और व्यक्तिगत पात्र हैं। आदर्श और यथार्थ पात्र हैं। आदर्श पात्रों में गुणों की प्रधानता होती है, जबकि यथार्थ पात्रों में अच्छाई और बुराई दोनों का समन्वय होता है। स्थिर और गतिशील पात्र, गोदान का होरी तथा सेवा सदन का विनय गतिशील और स्थिर पात्र। इसलिए किसी भी उपन्यास में सफल चरित्र चित्रण के लिए मानव स्वभाव का सामान्य ज्ञान, मनुष्य के अंतर्मन का परिचय, उसके भावों, विचारों, राग द्वेषों, अंतर संघर्षों की जानकारी के अतिरिक्त सहानुभूति, कल्पना शक्ति और वर्ग विशेष की जानकारी अपेक्षित होती है। इसलिए पात्र योजना की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए उपन्यासकार को कार्य करना चाहिए, जिससे कि उसके पात्र पाठक वर्ग के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकें और अस्वाभाविक नहीं लगे, ऐसे जीवंत पात्र लगे कि जिससे कि पाठक ये महसूस करे कि जिन पात्रों का संयोजन उपन्यासकार ने किया है वो हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में घूमते हैं, फिरते हैं, हमसे संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला है कथोपकथन, जिसको हम वार्तालाप कह सकते हैं, जिसको हम संवाद योजना कहते हैं, क्योंकि संवाद योजना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नाटक का भी प्राण तत्व माना जाता है।
और उपन्यास और कहानी में भी इनका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संवाद के बिना कथा का आगे बढ़ना संभव नहीं है। उपन्यास में कथोपकथन से तात्पर्य दो या दो से अधिक पात्रों में परस्पर वार्तालाप। दो पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, एक अपनी बात कहता है, दूसरा पात्र सुनता है, उसके प्रत्युत अपनी बात कहता है और कथानक धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उपन्यासकार अपनी ओर से कुछ बात कहे, उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता है जितना पात्रों के मुख से वो अपनी बात कहलाए और पात्र अपनी बात कहते हुए अपने चरित्र को भी प्रकट करते हैं। इसलिए जो वर्णनात्मक शैली में लिखे गए जो उपन्यासों का इतना महत्व नहीं होता है। कथोपकथन के प्रमुख उद्देश्य हैं पात्रों का चरित्र चित्रण, कथानक के प्रवाह में सहायता प्रदान करना तथा घटनाओं में तीव्र गति का संचार करना। यानी कि पात्र के कथोपकथन कैसे होने चाहिए, एक तो पात्रानुकूल होने चाहिए, जैसे पात्र हों उसी के अनुकूल संवाद होने चाहिए। गांव का पात्र है तो उसकी भाषा वैसी होनी चाहिए, उसी प्रकार का वार्तालाप उसका होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसका उसी प्रकार से, शहरी है तो उसी प्रकार से, यानी कि पात्रानुकूल संवाद होना जरूरी है। दूसरा कि पात्र जो कथोपकथन है वो गतिशील होनी चाहिए। गतिशील यानी कि कथा को आगे ले जाने वाले होने चाहिए, ठहरते नहीं चाहिए। एक सहज सरल और छोटे छोटे कथानक होना, कथोपकथन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लंबे और दीर्घ कथोपकथन होंगे तो पाठक उनसे ऊब जाता है और जो उपन्यास का प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए पात्रानुकूल स्वाभाविक, दूसरा पात्र स्वाभाविक होनी चाहिए, अभिनयात्मक होने चाहिए, संक्षिप्त हैं, सरल हैं, प्रभावी हैं। ये सारे इनके गुण हैं जिनके आधार पे हम ये समीक्षा कर सकते हैं कि उक्त जो उपन्यास में ये जो संवाद योजना है वो उचित है या नहीं। रोचकता है, स्वाभाविकता है, ये सारे के सारे गुण संवाद योजना में होने जरूरी है। इसके बाद देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, स्थान, समय और परिवेश। इसका अर्थ है कि जो उपन्यास में जो घटना ली गई है या उपन्यास की जो कथा वस्तु ली गई है उसका स्थान कौन सा है, उसका समय क्या है और उस समय का परिवेश कैसा था, इन सभी चीज़ों का चित्रण उचित प्रकार से उस उपन्यास में होना चाहिए, अन्यथा वो अस्वाभाविक लगेगा। उपन्यास में देश काल, वातावरण अथवा युग धर्म की सजीवता भी आवश्यक है। इसी कारण लेखक अपने उपन्यास में युग विशेष और देश विशेष की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, आचार विचार, संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा पर प्रकाश डालता है, जिससे उसका उपन्यास वास्तविक और सजीव बन जाए। पात्रों के कथन, क्रियाकलाप, वेशभूषा, खानपान, आचार विचार सब में युग धर्म की स्वाभाविकता झलकनी जरूरी है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास और प्रेमचंद के सामाजिक उपन्यास युग धर्म की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। यानी कि उनको पढ़ते समय हम उस इतिहास में, उस काल में चले जाते हैं कि ये इसी प्रकार की स्थितियाँ अवश्य रही होंगी। वस्तुतः उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है, जिसमें प्रधानतः मनुष्य के चरित्र का सजीव वर्णन रहता है। निश्चय है कि मनुष्य का संबंध अपने युग, समाज, देश और परिस्थितियों में रहता है अथवा मानव के चारित्र्य की पृष्ठभूमि में देश काल का चित्रण उसका आवश्यक अंग है। जिसकी जितनी ही अवास्तविकता पृष्ठभूमि में चरित्रों को प्रकट किया जाएगा उतनी ही गहरी विश्वसनीयता का भाव जगाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि के बिना कल्पना को ठहरने की कोई भूमि नहीं मिलती और न हमारी भावना ही रमती और विश्वास करती है। इसलिए देश काल और वातावरण यानी कि समय, स्थान और परिवेश का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और इनको ध्यान में रखते हुए उपन्यास ही सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं। इसके बाद भाषा शैली। भाषा शैली की बात करें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा के बिना किसी भी विधा के लेखन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और शैली भी एक निश्चित स्टाइल होती है, जो जिस स्टाइल और शैली में वो लिखे जाते हैं उसके कथावस्तु के अनुरूप शैली का प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुतः उपन्यासकार भाषा शैली के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। भाषा में सरलता, स्वाभाविकता, सजीवता, भावानुरूपता,
प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविक अलंकरण, लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि कलात्मक प्रयोग व भाषा शैली प्रत्येक शैली, पत्र शैली, पूर्व द्वितीय शैली में से किसी एक शैली का प्रयोग कर सकता है। यानी कि भाषा में ये सारे गुण होने चाहिए, यानी कि वो सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, भावानुरूप हो, पात्रानुकूल हो और आवश्यकता पड़ने पर अलंकरण और मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए। और सहज और सरलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपन्यास और कहानी का जो पाठक वर्ग होता है वो कम पढ़ा लिखा पाठक वर्ग भी होता है, आम पाठक वर्ग भी होता है जो केवल साक्षर होता है। इसलिए यदि उसमें कठिन शब्दावली या भाषा शैली का प्रयोग हम करते हैं या उपन्यासकार करता है तो आम पाठक उस उपन्यास से जुड़ नहीं पाता है। जितनी स्वाभाविक अर्थात पात्रानुकूल और स्थिति के अनुरूप शैली होगी उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। उपन्यास की शैली संकेतात्मक न होकर विवर्तात्मक होती है, क्योंकि उसे पूर्ण वातावरण और उसमें रस और भावों की सृष्टि करनी होती है। अतः पात्र की शिक्षा, संस्कृति और मानसिक धरातल के अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए। इसके लिए पांडित्यपूर्ण व्यंग्ययुक्त भाषा को लेकर ठेठ प्रादेशिक और ग्राम्य भाषा तक का प्रयोग अत्यावश्यक किया जाना जरूरी है। शैली के संबंध में बात यह है कि शैली एक दूसरे उपन्यासकार की अलग अलग होती है। इसलिए कोई आत्मदीप्ति शैली में लिखता है, कोई पूर्व दीप्ति शैली में लिखता है, कोई आत्मकथात्मक शैली में लिखता है, कोई पत्र शैली में लिखता है। इसलिए शैली अपने अपने अलग होती है। इसके बाद अंतिम जो तत्व है वो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है और नहीं किया जाता है। किसी भी कार्य के प्रति एक कार्य करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से जब उपन्यासकार कोई उपन्यास लिखता है तो उसमें कोई न कोई निहित उद्देश्य होता है जिसे वो समाज तक पहुंचाना चाहता है, लोगों तक प्रस्तुत करना चाहता है, वो संदेश देना चाहता है। वो सामाजिक सकारात्मकता का संदेश हो सकता है, वो शिक्षात्मक संदेश हो सकता है, वो समाज सुधार से संबंधित हो सकता है, वो समाज में व्याप्त कुरीतियों का विखंडन करने का संदेश हो सकता है। तो इसलिए उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है। निरुद्देश्य जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, वो केवल और केवल दोयम दर्जे के उपन्यास माने जाते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है केवल भोंडी मानसिकता का शमन करना और मनोरंजन करना। साहित्य की सभी विधाओं का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। उपन्यास भी उसमें वंचित नहीं है। साहित्य आनंद प्रदान करता है किंतु वह सस्ते मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता। उपन्यासकार को अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि वह उपदेशात्मक न दिखे, बल्कि पाठक अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार निष्कर्ष निकाले। और पाठक का गठन इस प्रकार होना चाहिए, उपन्यास का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि उपन्यास के उद्देश्य के संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा भी है बात कि कैसे कि उपन्यास में युगीन समस्याओं का चित्रण करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिससे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता दिखाई पड़ता है। अतः मनुष्य के अनुभव की गहराई और उसे समृद्ध करने का सार्थक प्रयत्न किसी भी उपन्यास का सार्थक उद्देश्य माना गया। यानी कि उपन्यास का जो उद्देश्य है वो समाज हित में, देश हित में, मानव हित में होना जरूरी है, केवल मनोरंजन होना जरूरी नहीं। निर्मल वर्मा कहते हैं कि उपन्यास का गठन लेखक तैयार नहीं करता, स्वयं उसकी दृष्टि उसे निर्धारित करती है। जैसे नदी पहले अपना पाठ तैयार करके नहीं बहती, स्वयं बहने के दौरान उसका पाठ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसके बिना विधा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि आधुनिकता बताती कि अस्तित्व हमेशा संघर्ष से बनती है। और इसलिए उपन्यासकार ये समझता है कि जीवन की वास्तविकता सनातन और शाश्वत भाव में नहीं अपितु संघर्ष से करते हुए मूल्यों की रचना करने में है। अतः उपन्यास का यथार्थ के साथ अनिवार्य रिश्ता माना गया है, यानी कि यथार्थ चित्रण होना जरूरी है। केवल कपोल कल्पित घटनाओं का वर्णन करने वाले उपन्यास का इतना महत्व नहीं होता है जो हमारे मानव जीवन से जुड़ी हुई स्थितियों का चित्रण करने वाले उपन्यास का महत्व होता है। उपन्यास में व्यक्ति और समाज को जितनी सफलतापूर्वक
चित्रित किया जाता है उतना किसी भी अन्य साहित्यिक विधा के द्वारा नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उपन्यास को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। यही कारण है कि उपन्यास आधुनिक जीवन का महाकाव्य बन गया। और इस महाकाव्य के परीक्षण और निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए 6 तत्व होते हैं जिनके आधार पर उपन्यास की समीक्षा की जाती है। आपके पाठ्यक्रम में भी स्नातक प्रथम वर्ष में आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है जिस पर समीक्षात्मक प्रश्न इन्हीं तत्वों के आधार पर पूछे जाएंगे। इसलिए ये तत्व परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्यतः विधा को जानने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।